आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार, मैं सतीश गुप्ता, प्रिंसिपल बियानी नर्सिंग कॉलेज। आज हम जानेंगे कि दुर्घटनाओं से कैसे बचा जाए। तो आज हमारे नमस्कार सर, आज हमारे साथ हैं राजकुमार जी, जो एसएमएस सवाई मानसिंह अस्पताल है उसमें एज ए नर्सिंग स्टाफ काम कर रहे हैं और साथ में ट्रांसपोर्ट जो विभाग है उसमें भी कार्यरत हैं। तो आज बहुत बड़ी हमारे सामने एक चुनौती आ चुकी है, क्योंकि ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, आए दिन दुर्घटना होती रहती हैं। तो हमारे जान की भी हानि हो रही है और हमारे आर्थिक भी हमें बहुत सारी हानि हो रही है। आर्थिक ठीक है, लेकिन हम जान को कैसे उस समय बचाया जा सके। राजकुमार जी कई लंबे समय से फील्ड में कार्य कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि मान लो दुर्घटना हो गई तो उस समय हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और जो क्रिटिकल कंडीशन है उससे उस व्यक्ति को कैसे बचाया जाए और अस्पताल तक हम उसे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। प्राइमरी स्टेज पर फर्स्ट एड उसे क्या प्रोवाइड करानी चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारी देकर या जानकारी से हम समझकर हम लोगों को जीवन को बचा सकते हैं। तो राजकुमार जी इसमें बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, तो हम जानेंगे राजकुमार जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारी बियानी टीवी के अंदर। और सर आप हमें बताएं कि आप ऐसे इस फील्ड में कैसे गए, आपको इस चीज़ का प्रोत्साहन कैसे मिला और आपको कैसे प्रेरणा मिली, या आप स्वयं ही इन चीज़ों को देखकर अग्रसित हो गए? नहीं, प्रेरणा का तो ऐसा सवाल है सर कि मैं एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रोमा सेंटर में कार्यरत हूं और बहुत लंबे टाइम से 13-14 साल से पोली ट्रोमा ऑपरेशन थिएटर में कार्यरत हूँ। अच्छा। तो वहाँ पर इस तरीके से ज़्यादातर 90% जो केसेस आते हैं वो रोड एक्सीडेंट के ही आते हैं। बिल्कुल देखते तो हैं। रोड एक्सीडेंट के जब केसेस हम देखा करते थे तो मेरी एक जिज्ञासा रहती थी, तो मैं हर जो भी पेशेंट आता था ऑपरेशन टेबल पे तो मैं उससे जरूर यह पूछता था कि गलती किसकी थी। जब आप ड्राइव कर रहे थे तो गलती आपकी थी या किसी दूसरे पर्सन की थी। सही बात। तो हमेशा एक ही जवाब आता था कि गलती मेरी नहीं थी। हमेशा जब भी मेरे पास में करीब मैंने अगर 100 लोगों से पूछा है तो मेरे पास में 99 जवाब यही आए कि साहब गलती मेरी नहीं थी। मगर वास्तविकता में जब मैंने डीप में इस रोड सेफ्टी को देखा कि अगर हम स्वयं चलाने में रोड सेफ्टी की पालना करते हैं, सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना करते हैं, तो शायद हम एक्सीडेंट ना होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी स्वयं की गलती की वजह से रोड एक्सीडेंट ज्यादा रहता है। अगर हम अवेयर होंगे इस चीज के प्रति कि हमें किस प्रकार से गाड़ी को चलाना है, सीट बेल्ट बांधनी है या रेड लाइट को जंप नहीं करना है या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, तो ये सारी चीजें जो है इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम खुद होते हैं दुर्घटना के जब शिकार होते हैं। और 10% जो होता है वो दूसरा होता है। तो हमें क्या है कि जब हमें मालूम है कि दूसरा व्हीकल सही नहीं चला रहा है तो हम खुद अगर अवेयर होंगे तो हम बच सकते हैं उस दुर्घटना से। क्योंकि अगर दोनों ही अवेयर नहीं होते कहीं ना कहीं दुर्घटना इस प्रकार से। नहीं राजकुमार जी, देखा भी गया है कि हम अपनी गलती कभी नहीं मानते, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर ही बन गया है। हर व्यक्ति जानता है कि मैं अपनी जगह सही हूँ। चलो, अब हमेशा हम देखते भी हैं कि हम अपनी जो गलती है दूसरे पर थोपने की कोशिश करते हैं या डालने की कोशिश भी करते हैं। तो राजकुमार जी ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि हमें अपनी गलती का भी ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि रोड सेफ्टी के जो नियम बनाए हैं वो कोई ना कोई कारण की वजह से ही बनाए, तो उनका हमें ध्यान भी रखना चाहिए। राजकुमार जी ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मान लो गलती सामने वाले की भी नहीं है और खुद की भी नहीं है, फिर भी अनजाने कई बार ट्रैफिक सिग्नल इतना होता है, ट्रैफिक क्राउड इतना होता है, कई बार गाड़ी भी खराब हो जाती है, उसकी वजह से मान लो पंचर हो गई, या आजकल जानवर बहुत आ जाते हैं रोड पर, उसकी वजह से भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। या मान लो कोई ऐसा व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है और वो हमें सामने से दिखाई नहीं दिया, तो उसको बचाने के चक्कर में भी हम कई बार गलतियां कर जाते हैं। मान लो एक्सीडेंट हो गया तो उस समय हम व्यक्तियों को कैसे उनको जैसे मान लो उससे बाहर कैसे निकालें, बाहर निकालते समय कौन सी चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। मान लो इंजरी तो होती है, लेकिन हमें उस समय कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे और ज़्यादा फर्दर उसको इंजरी ना हो हमारी वजह से। एक्चुअल में सबसे पहले तो मैं एक जानकारी यह देना चाहूंगा कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, लोगों ने जो इस जुमले को देखा है, पढ़ा है 10 जगह, तो इसको सिर्फ जुमला समझ के ही लोग ले लेते हैं कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, मगर वास्तविकता में इसके डीप में
बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है, बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। ये ऐसे ही नहीं बना है। सड़क सुरक्षा पर हम सुरक्षा से चलेंगे तो हमारे जीवन की रक्षा तो होगी होगी, मगर यहाँ पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का मतलब ये भी है कि आप सड़क पर चल रहे हैं जी। और एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के वक्त आप किसी व्यक्ति को घायल को देखते हैं तो आप उसके जीवन की भी रक्षा करिए। सही बात। तो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा मीन्स सड़क सुरक्षा से संबंधित कोई भी चीजें हैं उसमें जीवन जोखिम होता है, घायल होता है, तो उसको हमें तत्परता से बचाना है। सही बात है। तो उसके सड़क पर एक्सीडेंट हुआ और हमने एक्सीडेंट को देखा जी। तो वहां पर बहुत से लोग जो हैं आज की तारीख में वीडियो बनाने लग जाते हैं, फोटो खींचने लग जाते हैं। तो ये चीज वीडियो बनाते हुए फोटो खींचते वक्त फिर वो खुद का भी फेस दिखाएंगे और वो करेंगे। अरे आप इसमें समय गंवाने की बजाय आप कुछ ही क्षण या कुछ ही पल होते हैं घायल व्यक्ति के पास में उसकी जान को बचाने के लिए। क्योंकि गोल्डन आवर जो होता है, प्रथम जो स्वर्णिम आवर होता है, घंटा होता है, उस तक हॉस्पिटल के अंदर पहुंचने के बाद में पूरी जो उसको इमरजेंसी केयर है वो मिल जानी चाहिए, जिसके तहत जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स वगैरह भी हैं वो उसको बचा सकेंगे। अच्छा, दूसरी जो चीज है, लोगों को मेन जो सबसे बड़ा जो डर है वो ये रहता है कि पुलिस बचने का डर रहता है, हाई कोर्ट ये वो बचने की मुझे गवाह बनाया जाएगा। ज्यादातर लोग बाग आजकल इससे डरते हैं कि इसलिए क्या है कि रुकते नहीं है और सोचते हैं कि मैं बचाऊंगा तो 10 सवाल पूछेंगे, हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा एम्बुलेंस से पहले तो मगर अभी वास्तविकता में क्या है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है। उस आदेश के तहत हमारे भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है और गुड सैमरिटन लॉ बनाया गया है। गुड सैमरिटन वो इंसान होता है जो कि घायल व्यक्ति की मदद करता है और उसे अस्पताल पहुंचाता है या किसी भी प्रकार से फर्स्ट एड देता है, उसे हम गुड सैमरिटन कहते हैं। और गुड सैमरिटन लॉ एक तैयार किया है कि घायल व्यक्ति की मदद करने वाले को कभी भी किसी पुलिस के द्वारा या फिर हॉस्पिटल में पहुंचाने पर उसे तंग या परेशान नहीं किया जाएगा। कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे पुलिस 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछती है कि आपको ये कहाँ मिला, तो वो तो हमारा दायित्व होता है कि मैं वहां से गुजर रहा था तो मुझे वहां पर एक एक्सीडेंट दिखा और मैंने इसकी मदद की, तो वो तो हमारा बताना दायित्व होता है। इसे हमें परेशानी नहीं समझनी चाहिए, इसे तो हम अपने प्रशासन की मदद कर रहे हैं उसे समझना चाहिए। और हमारी इस छोटी सी मदद से नैतिक जिम्मेदारी भी है और हमारी इस छोटी सी मदद से जो घायल व्यक्ति के परिवार वाले हैं उसे संबल मिलता है। बहुत अच्छा कि हमारे मतलब कि किसी ने एक्सीडेंट को देखा और उसको पहुंचाया, तो वो एक घायल परिवार के लिए नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसको संबल, एक तो उनके परिवार के साथ वाले का एक्सीडेंट हुआ, फिर हमारी नैतिक जिम्मेदारी उनको संबल दें, हम उन्हें बताएं कि हमें ये मिला था, हम उसे हॉस्पिटल पहुंचाएं। तो अब हॉस्पिटल पहुंचाने पर भी कुछ हॉस्पिटल के लिए गाइडेंस जारी की गई है जी कि जैसे ही आप घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वहां पर चिकित्सक या नर्सिंग स्टाफ में जो भी मिलता है, अपने पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह, घायल की पूर्ण रूप से इलाज वगैरह चालू कर दिया जाएगा। और दूसरा, वहां पर अगर कोई अनजान व्यक्ति को आप ले जा रहे हैं जिसे आप नहीं जानते हैं, तो आपसे उसको एक अनजान व्यक्ति की तरह ही ये कि आपको किसी प्रकार की पर्ची नहीं दी जाएगी कि आप ये पैसे जमा कराएं, उसके बाद एक्सरे होगा या उसके बाद सिटी स्कैन होगा। वहां पर अननोन पेशेंट करके उसका इलाज तुरंत तत्परता से हॉस्पिटल बिल्कुल जारी रखेगा। तो देखा दोस्तों, कई बार लोग क्या अनजाने में मदद भी नहीं कर पाते, पुलिस की डर से या हॉस्पिटल ले जाने की डर से, या हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो वहाँ पैसे मांगेंगे या पुलिस हमें तंग करेगी या हमें कोई दूसरे व्यक्ति भी आके तंग करेंगे कि आपने बचाया क्यों। तो राजकुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसा हमारे भारत सरकार ने ऐसी कुछ गाइडलाइन बनाई है कि जिसकी वजह से आपको ना तो पुलिस कोई प्रश्न आपसे करेगी कि आपने इसको क्यों बचाया, आप यहाँ क्यों लाए, ना हॉस्पिटल का जो प्रशासन है वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करेगा। इसकी वजह से आप किसी भी घायल व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। तो राजकुमार जी, आपने बहुत ही उपयोगी ये जानकारी दी। मैं एक प्रश्न मेरे दिमाग में और आ रहा है, मैं आपसे पूछूंगा। मान लो कोई व्यक्ति बस के अंदर या मोटर व्हीकल के अंदर या रोड पर जैसे ही सिंपल गिर गया, हमें नहीं पता कि उस व्यक्ति के शरीर के अंदर कौन कौन सी दुर्घटना हो चुकी है, या उसके पैर में फ्रैक्चर है, या उसकी स्पाइनल कॉर्ड में फ्रैक्चर आ गया, या उसके ब्रेन हेमरेज हो गया, या उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, उसको हम कैसे ट्रांसपोर्ट करें
मेरा पूछने का तात्पर्य ट्रांसपोर्ट हम उसको कैसे हैंडल करें, उसको कैसे उठाएं, कौन से पार्ट को उसको पकड़ के उठाना चाहिए, कौन से पार्ट को हमें उसको नहीं पकड़ना चाहिए, या हमें कौन सी चीज़ को हमें वास्तविकता में चेक करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि प्राइमरी स्टेज में हम कॉज या कारण को ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे एक मेडिकल साइंस में एबीसी होता है, एयर चेक करते हैं, ब्रीथिंग चेक करते हैं, सर्कुलेशन चेक करते हैं। तो राजकुमार जी एक दो चीज मैं और जानना चाहूंगा। पहले तो चीज है उसको ट्रांसपोर्ट हम कैसे करें, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी उसके एयरवे को हम कैसे चेक करें, क्योंकि अनजान व्यक्तियों को तो पता ही नहीं होता कि एयरवे होता क्या है। श्वास नली को हम कैसे चेक करें, तो राजकुमार जी उस पर थोड़ा सा प्रकाश और डालें। मैं अभी आपको जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की न्यू गाइडलाइंस हैं और हम किस प्रकार सड़क दुर्घटना में घायल को बचाएं, उस पे थोड़ा सा बताऊंगा कि जैसे ही हम एक्सीडेंट देखते हैं, एक्सीडेंट देखते ही सबसे पहले हमें उस व्यक्ति के पास हमारे मतलब कि पहुंचते हैं तो यह देखना चाहिए सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी का मतलब यह है कि हम एक्सीडेंट जब भी होता है, रोड एक्सीडेंट होता है तो बीच में होता है रोड के, ट्रैफिक चारों तरफ से चल रहा होता है, तो हम सीन सेफ्टी अगर नहीं रखेंगे तो हम अपने आप को भी वहां पर उस पोजीशन पे ले आएंगे कि हो सकता है कि कोई दूसरा व्हीकल आके हमसे टकराए, या फिर घायल को बचाने के चक्कर में भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो भीड़ का कोई दूसरा व्यक्ति भी। तो हम सबसे पहले घायल की सेफ्टी, सुरक्षा और अपनी सुरक्षा को देखते हुए घायल को सबसे पहले किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि नहीं तो अगर हम बीच में रहेंगे तो हो सकता है कोई फास्ट गाड़ी आ रही है और वो अपने को हिट कर जाए। तो सीन सेफ्टी सबसे पहले है करके थोड़ा सा साइड में रखा या देखा। तो जो अचेत अवस्था में व्यक्ति है, घायल में जैसे 5-7 व्यक्ति घायल हुए हैं या 2-4 हैं, तो हम सबसे पहले उस व्यक्ति के पास जाएंगे जो पूर्ण रूप से अचेत है और या फिर पूर्ण रूप से मतलब हिलडुल नहीं रहा है, बेहोश हो चुका है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास में कुछ ही क्षण या कुछ ही पल होते हैं जीवन और मौत के बीच में, और उस पलों को हमें तत्परता से अपने कुछ सेकंड से ही उसको सीपीआर करके या उसको सीपीआर करके किसी भी प्रकार हम उसको बचा सकते हैं। हमारा सबसे पहले जो चेक करने का, जो पहले हम एबीसी देखा करते थे, जैसा अभी आपने बताया कि हमने शुरू से पढ़ते आए हैं, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन हम सबसे पहले चेक करेंगे। मगर जब हम व्यक्ति को देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से वो अचेत है तो हम क्या करेंगे कि अब वो चेंज हो चुका है, वो सीएबी हो चुका है, क्योंकि कंप्रेशन कम्स विद सर्कुलेशन, कि हम सबसे पहले देखेंगे उसकी नब्ज को चेक करेंगे। नब्ज चेक करने के बाद में अगर उसकी नब्ज नहीं चल रही है तो हम सबसे पहले नब्ज नहीं चल रही है तो कंप्रेशन चालू करेंगे, सीपीआर चालू करेंगे। सीपीआर का मतलब पूरा होता है कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि हार्ट को, उसके जीवन को पुनर्जीवित करना। जो कि मृत व्यक्ति है, उसकी पल्स नहीं चल रही है, वो मर चुका है, तो हमें उसे, क्योंकि उसके पास में कुछ ही क्षण, हमारे पास में 5 से 10 सेकंड के अंदर मतलब इसके अंदर के अंतराल में ही हमें उसकी पल्स चेक करने लेनी है। अच्छा, ये एक पूरा प्रोसीजर है कि हम पल्स को कैसे चेक करें, क्योंकि हमारे पास में पल्स हम देखते हैं कि हम हाथ के पास की पल्स को चेक कर लेते हैं, जनरली चेक कर लेते हैं, मगर जनरली क्या होता है कि जैसे एक्सीडेंट होता है तो यहाँ की जो पल्स होती है वो लो हो जाती है और हमारे को फील नहीं हो पाती है। तो अपने पास में एडम एप्पल है यहाँ पर, जिसे हम आम भाषा में टेटुआ भी कहते हैं, इसके पास में कैरोटिड पल्स आती है तो हम वहां पर बहुत अच्छी तरह से फील होती है। हम यहाँ पर अगर एक ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से सीखेंगे तो हम अपनी पल्स को चेक कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो हम वहां पर चेक करेंगे 5 से 10 सेकंड्स के अंदर में, और अगर पल्स फील नहीं हो रही है तो हम उसको सीपीआर देंगे। और सीपीआर से बहुत सी जानें बचाई जा चुकी हैं और सीपीआर कारगर है अगर समय पर सीपीआर दे दिया जाए उसको, और समय पर सीपीआर के दौरान अपनी एम्बुलेंस व्यवस्था या मेडिकल पहुंच जाता है, उसको मतलब मेडिकल एड आ जाती है, तो अपन उसके जीवन को बचा सकते हैं उसको सीपीआर देके। तो राजकुमार जी, एक और सीपीआर के बारे में जैसे आपने बताया, तो हर व्यक्ति को सीपीआर की जानकारी नहीं होती, तो सीपीआर में हम कैसे व्यक्ति को लेटाएं, वहाँ कोई स्पेशल हमें प्रिकॉशन करना होता है, या जैसे हम सीपीआर दे रहे हैं तो अपने हाथ के क्या मूवमेंट होनी चाहिए, बॉडी का कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए, थोड़ा सा प्रकाश उस पर भी आप डालें। सर, मैं सीपीआर के बारे में मैं अभी आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, मगर एक्चुअल में सीपीआर की जो पूरी
1 घंटा या 2 घंटे का जो सेशन होता है वो हर इंसान को लेना चाहिए। यहाँ तक कि जो रिक्शे वाला है उससे लेके और हायर क्लास के लोग, पुलिस वाले हैं, IAS है, RS है, सबको ये प्रक्रिया आनी चाहिए। क्योंकि जो मेडिकल में फर्स्ट एड जिसको नाम दिया गया है और अभी BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट है, तो वो एक फर्स्ट एड का जो मीन्स है, जो उसकी परिभाषा है वो यही है कि मेडिकल सहायता या मेडिकल पर्सन, एम्बुलेंस आने से पहले दी जाने वाली सहायता, इसको अपन फर्स्ट एड कहते हैं। तो ये जब मेडिकल पर्सन वहां है ही नहीं, तो ये एक आम इंसान का काम है, रिक्शे वाले का, तो ये प्रक्रिया सबको आनी चाहिए। और ये सब प्रक्रिया को सीखने में कुछ नहीं है। अभी हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की तरफ से अभी जगह जगह इस प्रकार की जो ट्रेनिंग से, हाँ बिल्कुल, कैंप लगाए जाते हैं। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी इंसान अपने यहाँ कैंप्स भी लगा सकता है इस चीज को सीखने के लिए। वैसे मैं थोड़ा सा रोशनी इस पर डालना चाहूंगा, क्योंकि CPR अपन किस प्रकार दें, जैसा आपने पूछा मेरे से भी, कि CPR देने पर हम जो घायल व्यक्ति है उसके बिल्कुल छाती के साथ में पोजीशन पे घुटनों के बल बैठ जाएंगे और अपनी जो कमर का हिस्सा है उसको सीधा रखेंगे और अपना जो भी वर्किंग हाथ है, एक हाथ उसकी छाती पर रखेंगे और छाती पे जो स्टर्नम पॉइंट है सेंटर में, मतलब यानी कि 2 निप्पल्स के जो बीच में है सेंटर पॉइंट है, उस पर अपन हथेली रखेंगे। इस हथेली को रख के जो दूसरे हाथ से है इसको अपन मतलब कि इस प्रकार से लॉक कर लेंगे और अपनी कोहनियों को सीधा रखते हुए, स्ट्रेट रखते हुए 1 मिनट में 100 से लेके 120 बार तक उस पे हार्ट से कंप्रेशन करेंगे, मतलब हार्ट पर कंप्रेशन करेंगे। और अपनी जो कंप्रेशन देते हैं तो कोहनियां नहीं मुड़नी चाहिए। और जो कंप्रेशन है वो कंप्रेशन 2 इंच से 2.4 इंचेस तक हम उसको कंप्रेस करेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे। और ये जो कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन हम लगातार तब तक जारी रखेंगे जब तक फर्स्ट एड मेडिकल जो सुविधा है, एम्बुलेंस है, नहीं मिल जाती है। और प्रत्येक 30 बार कंप्रेशन देने के बाद में हम उसको 2 बार मुंह से श्वास भी देंगे। अगर बाय द वे हमें ऐसा लगता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि मुंह से ब्लड आ रहा है, मैं मुंह से श्वास क्यों दूं, और इस डर की वजह से लोग बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अपने को ये सारी चीजें मालूम है कि मुंह से श्वास देना पड़ेगा और आपके पास में है, तो आप कंप्रेसर तो कम से कम चालू रखिए। वो तो चालू रखें, बिल्कुल सही है। तो उस पे कुछ अपन कपड़ा भी डाल सकते हैं, बिल्कुल मुंह पे कपड़ा रख के बैरियर लगा के 30 कंप्रेशन के बाद में 2 बार अपन मुंह से श्वास देना है। तो देखा दोस्तों, राजकुमार जी ने बहुत ही उपयोगी आज हमें बात बताई। हम CPR के बारे में भी हमें जानकारी दी, घायल व्यक्ति को हम कैसे बचा सकते हैं जब तक मेडिकल एड ना मिल जाए या हम उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक शिफ्ट ना कर दें, तब तक हम उसकी जान बचा सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत कम समय होता है मरीज के पास, उस घायल व्यक्ति के पास, और 1 घंटा वो बहुत उपयोगी होता है अगर उसकी हम थोड़ी सी भी मदद कर दें। तो दोस्तों, हमें पुलिस का भी डर नहीं है, हमें हॉस्पिटल की भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने हमें सारी सुविधाएं मुहैया करा रखी हैं। और थोड़ी से हमारे प्रयास से इन जो व्यक्ति घायल हो गया है किसी भी कारण से, चाहे वो हमारी गलती से हुआ या किसी और की गलती से हुआ या खुद की भी गलती से हुआ, अगर हम थोड़ा सा उसमें प्रयास करेंगे तो हम जीवन को बचा सकते हैं। तो अभी आपने एक क्वेश्चन और पूछा था, मैं उसके बारे में, जो कि आपने पूछा था कि ट्रांसपोर्टिंग कैसे करेंगे। जी वो बीच में हाँ बिल्कुल पूछने वाला था। मैं अभी आपको बताता हूँ वास्तविकता में क्या है कि हमने देखा कि जो पेशेंट या जो घायल है अचेत अवस्था में है, अभी हमने उसको ट्रीट किया, CPR के बारे में बताया, मगर यदि पेशेंट चिल्ला रहा है और वहां पर घायल अवस्था में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है उसको, तो जो ट्रांसपोर्टिंग है, और वो जो ट्रांसपोर्टिंग क्या है उसको शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग कर, मतलब उस पोजीशन से शिफ्टिंग जो है वो सबसे बड़ी चीज है। अगर हमने उसको गलत तरीके से शिफ्ट किया तो उसको जान को खतरा हो जाएगा। क्योंकि जो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्सीडेंट में वो होती है सर्वाइकल को इंजूर्ड होने की। अगर सर्वाइकल जो स्पाइन है वो हल्की सी भी इंजूर्ड है तो शिफ्टिंग में हम पेशेंट को बचाने की बजाय उसको और ज्यादा घायल कर देंगे या उसकी जान को खतरा हो जाएगा। तो शिफ्टिंग करने में हमें क्या करना होता है कि 4 लोगों की मदद से हम उसको शिफ्ट करेंगे। कम से कम 4 लोग हों, 4 लोग और 4 लोग में एक जो बंदा है वो उसके सर के पीछे
अच्छी तरह से दोनों हाथों से, ये एक तरीका होता है जिससे हम गर्दन को बिना हिलाते हुए, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हुए और दोनों हाथों से शोल्डर्स को पकड़ते हुए हम रखेंगे, जिससे क्या है कि गर्दन का मूवमेंट बिल्कुल भी ना हो, पीछे से ऐसे पोजीशन बना। बिल्कुल बिल्कुल। यदि बाय द वे आपको पास में वहां पर कोई अखबार का टुकड़ा है या कोई गत्ते का टुकड़ा है, तो सबसे पहले उसको फोल्ड करके आप एक सर्वाइकल कॉलर की तरह उसको शेप दे दीजिए। अरे वाह। और उसको सर्वाइकल कॉलर की तरह शेप देके आप उसको सर्वाइकल के चारों तरफ लगा दीजिए और यहाँ टेप लगा दीजिए, जिससे क्या है कि उसके सर्वाइकल जो गर्दन है वो मूवमेंट नहीं होगी और फिक्स हो जाएगी। क्योंकि हमें सबसे बड़ी जो खतरा रहता है वो होता है सर्वाइकल का, और अगर हमने उसको सर्वाइकल को फिक्स कर दिया और उसको शिफ्टिंग के दौरान 4 लोगों की मदद से बिल्कुल सीधा उठाते हुए हम उसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि शिफ्टिंग बहुत इसमें मायना रखती है। तो देखा दोस्तों, हमने शिफ्टिंग भी समझ लिया, क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लो पैर में फ्रैक्चर है, क्योंकि हम बिना एक्सरे के हम किसी भी चीज को जज नहीं कर सकते। मान लो एक फ्रैक्चर है और जो बोन है वो हमारी स्किन में कहीं भी जा सकती है और इंजरी कर सकती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग, क्योंकि उस समय हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं तो होती नहीं है, कुछ लोग लकड़ी का सहारा ले लेते हैं, कुछ रस्सी पड़ी रहती है, मान लो इसमें पैर में बुड़न बांध दिया और उस पर रस्सी भी कुछ ऐसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही चीज आपने पूछी, क्योंकि हमें सड़क दुर्घटना में यदि अचेत अवस्था में है व्यक्ति और मर गया तो हमें मालूम है कि हमें सीपीआर देना है, मगर यदि व्यक्ति कोई घायल है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो 2 कारणों की वजह से उसको जान को नुकसान होता है। एक तो होती है हेड इंजरी, जो कि सर्वाइकल स्पाइन मैंने बताया, और जो दूसरी सबसे बड़ी होती है वो होती है एक्सिस ब्लीडिंग, क्योंकि एक्सिस ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट शॉक में जाता है, और हम अगर समय पर एक्सिस ब्लीडिंग को नहीं रोकते हैं या ब्लड को उसके वापस ट्रांसफ्यूज नहीं करते हैं या उसको मेडिकल एड नहीं देते हैं, तो वो शॉक में चला जाता है। तो हमें सबसे ज्यादा अगर एक्सिस ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकना होता है। कहीं से भी हम देखते हैं कि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो कोई भी साफ कपड़ा ले लें हम, और जैसे शर्ट हुआ, बनियान हुआ, कोई भी चीज लेके हम उस जगह पर साफ टाइट, बिल्कुल टाइट से हम उस जगह मतलब कि बांध दें। अच्छा, दूसरा, अगर फ्रैक्चर लगता है हमें कि जैसे अपर लिम्स हैं, अपने हाथ हैं, या लोअर लिम्स में जैसे पैर हैं, तो हमें क्या करना है कि आसपास जैसे कोई भी लकड़ी का टुकड़ा है उसको ले लें और रस्सी से, जैसे आप कह रहे हैं, बांध दें। तो जब हम उसको बांधे तो ज्यादा इतना टाइट नहीं, ज्यादा रस्सी को बांध दें जो सर्कुलेशन रुक जाए, तो उसको सही से मतलब कि सीधा बांधे। अगर हमारे पास में न्यूज़पेपर है वहां पे, तो हम न्यूज़पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर को 8 फोल्ड के बाद अगर हम करते हैं तो 90-10वें फोल्ड पे वो टाइट हो जाता है, तो वो एक स्प्लिंट का रूप धारण कर लेता है। हम उसको भी बांध सकते हैं। अगर हमारे पास में इस प्रकार की भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तो हम क्या करेंगे कि दोनों पैरों को सीधा करेंगे और दोनों पैरों को आपस में बांध देंगे। बहुत बढ़िया। तो जिससे क्या है कि हम उसको शिफ्टिंग में दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। तो देखा आपने, राजकुमार जी ने हमारी जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उन सभी की बचाव के कारण बताए, कैसे आप उनको शिफ्ट कर सकते हैं वो भी उन्होंने चीजें बताई, और कोई भी आपको परेशान भी ना करेगा उसके बारे में बताया। तो राजकुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जी, कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमारे राजस्थान सरकार चिकित्सा मंत्री जी ने ऐसी व्यवस्थाएं भी की हैं कि जो अभी हमारे यहाँ पर एक BLS ट्रेनिंग सेंटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मदद से और अपने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मदद से यहाँ पर खोला जा रहा है। और उस BLS ट्रेनिंग सेंटर के अंदर में आने वाले समय के अंदर में कोई भी इंसान जो भी हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग सीखना चाहता है वो एनरोल करके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर में आने वाले 2-3 महीने में इसको ओपन किया जाएगा, तो वो वहां से इसकी ट्रेनिंग भी ले सकता है, जो कि पूर्ण रूप से निःशुल्क होगी। और ये सारी चीजें जानकारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ पूरे राजस्थान के अंदर चलाने जा रहा है, जिसको पायलट प्रोजेक्ट अपने जयपुर से चालू कर रहे हैं। और पूरे राजस्थान में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी एंड माननीय परिवहन मंत्री जी यूनुस खान जी और कालीचरण श्राफ जी दोनों का मिलकर ये बहुत अच्छा प्रयास है, जो कि अपन इसको मतलब कि करने जा रहे हैं। और सड़क सुरक्षा सेल है जहां पर डॉक्टर्स भी अपॉइंट हैं, जो कि इस चीज को पूरी मॉनिटरिंग करके इसको कर रहे हैं और इसको ये खोलने जा रहे हैं। देखा दोस्तों, जिस चीजों के बारे में हम जानकारी चाह रहे थे
उसकी ट्रेनिंग के लिए भी हम राजकुमार जी की तरफ से सहयोग मिल रहा है, या हमारे स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से सहयोग मिल रहा है, या हमारे परिवहन जो मंत्री हैं उनकी तरफ से भी सहयोग मिल रहा है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले कि हम कैसे लोगों की जान बचा जा सकें। तो हमारे जो राजकुमार जी हैं, इनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है इन चीज़ों के लिए। हमारे पूरे राजस्थान की तरफ से अभी पिछले गत दिनों में ही 12 मई जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो दिन मनाया जाता है, जो दिवस मनाया जाता है, उसी संदर्भ में उसी के दिन को मनाते हुए हमारे दिल्ली में जो हमारे प्रणब मुखर्जी द्वारा इनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है। तो कई सालों से ये काम कर रहे हैं। तो हमारी हार्दिक शुभकामनाएं सर आपके लिए कि आप इसी तरह लोगों की जान बचाते रहें। हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा एक दुर्घटना ना हो, फिर भी अगर होती है तो आप इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, हमारे देश के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी। और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए, आप ऐसे ही अग्रसित होते रहें और बहुत ऊंचे पद पर भी आप जाएं। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी बयानी टीवी में आए। नमस्कार। आप देख रहे हैं बयानी टीवी, बात में दम है।